Hello everyone. A very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास कौन कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल हैं इफ यू इन्वेस्ट इन एनपीएस। सो रिसेंटली मैंने भी अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाया। तो पहले डिडक्शंस आने से पहले एनपीएस होता क्या है? तो एनपीएस हमारा दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम है। इसमें होता क्या है, कोई भी इंडिविजुअल अपने रिटायरमेंट से पहले कुछ ना कुछ मनी कंट्रीब्यूट करता है और ये जो फंड है, ये मनी है, इन्वेस्ट होती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जहां से वो रिटर्न अर्न करती है। और जब आप रिटायर होते हो, लेट्स सपोज एट एज ऑफ 60, तो आपको मिलती है कुछ अमाउंट लमसम पे और बाकी बची हुई अमाउंट पे बन जाती है आपकी एन्युटी, मतलब पेंशन। ठीक है, मतलब आप कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करोगे स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफ के लिए, ताकि वो एक्यूमुलेट होता रहे आपकी रिटायरमेंट के लिए। तो एडवांटेज क्या है, क्यों मैंने अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाया? देखो, एक एडवांटेज क्या है कि मैं आज से ही अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर रहा हूं। तो मेरा टारगेट है कि 60 एज पे मैं रिटायरमेंट स्कीम का बेनिफिट ले सकूंगा, कि मतलब 60 का जब होऊंगा तो एनपीएस की एक लमसम अमाउंट मुझे मिलेगी, जो कि हो गई हमारी रिटायरमेंट फंड, प्लस कुछ परसेंटेज उसका हमारा एज अ पेंशन मिलेगा, मंथली पेंशन मिलेगी आफ्टर द एज ऑफ 60। पहला रीजन तो ये। सेकंड, एनपीएस खुलवाने से मेरा मोटिव क्या था, ताकि जो मेरी सेविंग्स हैं वो कंसिस्टेंट हो जाए। देखो, जनरली अगर हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे चांसेस होते हैं कि हम उन्हें विड्रॉ बहुत जल्दी कर लें, जिससे हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती। मेरे साथ तो ये बहुत हो रहा था कि मैं शेयर्स बाय एंड सेल करी जा रहा था, तो की कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही थी। तो इसीलिए मैंने एनपीएस अकाउंट खुलवाया, ताकि मैं एक कंसिस्टेंट रहूं अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ भी। ठीक, प्लस एक और एडवांटेज है, जब हम एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो सिर्फ आपका सिक्योरिटीज, इक्विटी में ही इन्वेस्ट नहीं करता, इक्विटी के साथ साथ डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करता है, जिससे होता क्या है, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है। ठीक, और जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हो, आपका जो पोर्टफोलियो है उसका प्रोपोर्शनेट डेट का इंक्रीज होता रहता है और इक्विटी का रिड्यूस होता रहता है। मतलब जो आपका रिस्क लेवल है, जैसे जैसे आप ओल्ड होते हो वो रिड्यूस होता रहता है, वैसे वो डेट को इंक्रीज करते रहते हैं और इक्विटी को रिड्यूस करते रहते हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा एनपीएस क्या है। देखो, एनपीएस के अंदर हमारे दो अकाउंट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास टीयर 1 अकाउंट और एक होता है टीयर 2 अकाउंट। मींस दीज टू आर कैटेगरीज ऑफ अकाउंट। जो टीयर 1 अकाउंट होता है वो होता है हमारा पेंशन अकाउंट और टीयर 2 होता है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जो टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल है वो अवेलेबल है हमारे पास सिर्फ टीयर 1 के अंदर। टीयर 2 एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो इसके अंदर हमारे पास डिडक्शंस, टैक्स सेविंग बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो हम डिस्कस करेंगे टीयर 1 के अंदर जो भी डिडक्शंस अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टैक्स सेविंग कर सकता हूं। मतलब आप अपनी रिटायरमेंट को भी सेव कर रहे हो, अपने ओल्ड एज को भी सेव कर रहे हो, प्लस प्रेजेंटली अपना टैक्स भी सेव कर रहे हो। तो टैक्स की बात करूं तो आपको वेरियस सेक्शंस के अंदर आपको डिडक्शंस अवेलेबल हो जाएंगी फॉर द एनपीएस। तो अगर बात करूं दो कैटेगरीज की, पहला आता है हमारे पास, क्या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर एम्प्लॉयड हो, मतलब कहीं जॉब कर रहे हो। अगर आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो और खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर द सेक्शन 80 सीसी D1। जो डिडक्शन होगी वो होगी 20% ऑफ जीटीआर, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, या फिर जो अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसका लोअर। ठीक, अगर आप एम्प्लॉयड हो, अब इधर दो केस होते हैं, मतलब आप जॉब कर रहे हो कि आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है या आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो जो अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो तो सेम ही हो गया सेक्शन 80 सीसी D1, बट जो परसेंटेज होगी वो होगी 10% ऑफ द सैलरी या फिर अमाउंट कंट्रीब्यूट जिसका उसका लोअर, इन दोनों का लोअर, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक, समझ आ गई? मतलब जोन सा प्रपोर्शन आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी अंडर द हेड 80 सीसी D1।
80 CCD1, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे आप एम्प्लॉयड, बस वो जो लिमिट होगी 20% होगी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और 10% ऑफ सैलरी होगी अगर आप एम्प्लॉयड हो। अब इसमें याद रखना है जो आपकी मैक्सिमम अमाउंट डिडक्शन अवेलेबल है वो अवेलेबल है 1,50,000 की, दोनों ही केसेस में, ठीक है। 80 CCD1 चाहे एम्प्लॉयड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड, तो 1,50,000 की आपकी मैक्सिमम लिमिट है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन और आ जाती है कि जो आपकी 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1, इन तीनों की लिमिट भी भी हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1,50,000 की, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट बात कर ले, अगर आप एम्प्लॉयड हो और आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उस केस में जो हमारा सेक्शन आता है दैट इज 80 CCD2। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है प्लस 14% ऑफ द सैलरी, जो भी लोअर होगा उतनी डिडक्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर कोई अदर एम्प्लॉय है तो 10% ऑफ सैलरी या जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, वो एज अ लोअर आपके पास डिडक्शन अवेलेबल है। और याद रखना ये जो 80 CCD2 है वो अबव 1,50,000 रुपीज है, ठीक। तो अगर मैं मान लू, मैं अपनी बात कर लूं, जैसे मेरे केस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं है तो मैं खुद कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो मेरे पास अवेलेबल है दिस की जो मैं अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा हूं ये 10% ऑफ माय सैलरी, मैक्सिमम लिमिट 1,50,000, और इस कंडीशन का मेरे को ध्यान रखना है। अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा तो आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगी जो कि होगी 80 CCD2 के अंदर, ठीक। समझ आ गया। अब ओवर एंड अबव 80 CCD1 एंड 80 CCD2 आपको और भी डिडक्शंस मिलेंगी, वो मिलेंगी अंडर सेक्शन 80 CCD1B। मतलब 80 CCD1 के अलावा 80 CCD1B एडिशनल डिडक्शंस मिल सकती हैं आपको 50,000 की। मतलब मान लो अगर मैं 1,50,000 पूरा वहां क्लेम कर रहा हूं एनपीएस का, तो 1,50,000 प्लस 50,000 2 लाख रुपीज तक की मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं इफ आई कंट्रीब्यूट इन एनपीएस, ठीक है, अगर मैं सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हूं, ठीक है। समझ आ गया। तो यहां से हम बेनिफिट उठा सकते हैं, अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट भी कर रहे हैं शेयर मार्केट में, मतलब मार्केट का भी रिटर्न ले रहे हैं, अपना रिटायरमेंट को भी सेव कर रहे हैं, प्लस प्रेजेंट में टैक्स को भी सेव कर रहे हैं बाय इन्वेस्टिंग इन एनपीएस, ठीक। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, जो हमने सैलरी वगैरह पीछे बोली उसमें कई सारी कंडीशंस होती हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स को आपको इंक्लूड करना है या नहीं करना, वो आप एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।